नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनो और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख, पिकर ब्रेक, पगे लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। कौन? इंजीनियर साहब हैं, इंजीनियर साहब उत्तम सिंह। और ईवीएम बहुत बारीकाई से इन्हें जानकारी है ईवीएम में क्या है सके और क्या ना है सके। ईवीएम को बहुत नाम चल रहा है ना, तो हमने कहा इंजीनियर साहब को बुलाओ और बुला के आगे विषय में सवाल पूछो। और बुलडोजर तो आजकल चल ही रहो है, चली बुलडोजर रहो आजकल। तो हमारे बराबर में दानिश जी बैठे हुए हैं, हमारे साथी। इनते भी पूछेंगे, दानिश जी बुलडोजर देखा चू कोई फर्क तो ना पड़ने वाला और डर फड़ तो ना लग रहा है? चलो बाद में पूछेंगे, पहले इंजीनियर साहब। तो इंजीनियर साहब, स्वागत है स्वराज टाइम्स में आपको। धन्यवाद। दरअसल में सबसे पहला सवाल तो ये है कि विरोधी पार्टी, अब जो सत्ता पक्ष में तो बीजेपी आई गई, सपा है। सपा आवाज़ तो उठावे है, लेकिन बिल्कुल दमदारी से आवाज़ नहीं उठावे कि ईवीएम में कछु सेटिंग है या ना है। दबी दबी सी आवाज़ में उठावे। आखिर वजह क्या है दबी आवाज़? क्या वकू लगे कि या पे समर्थन ना मिल पावे और लोगन को, या कोई और वजह है सके? और फिर दूसरा सवाल पूछेंगे आपसे कि यहाँ में कछु ऐसा है भी सके या बिल्कुल मामलों कतई टनाटन है, कोई दिक्कत ना, खामा हवाई हवाई बातें। इन सब चीज़न पे आपसे हम जानना चाहें और हमारे दर्शक भी जानना चाहें। तो स्वागत है आपको। धन्यवाद। देखिए, जो आपने पहली बात कही कि अब ये पार्टी ईवीएम के ऊपर सवाल दबी दबी जुबान से क्यों उठा रही हैं। चुनाव अब हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं, जनता ने अपनी मनपसंद सरकार चुन ली है। अब ईवीएम पर सवाल उठाने का सही समय ये नहीं है। पर हाँ, पार्टियों को अपना चुनाव परिणामों का आकलन करने का अधिकार है और वो समझ सकती हैं, एनालाइज कर सकती हैं, अपना बूथ वाइज एनालाइज कर सकती हैं कि उनको इतना वोट पड़ना चाहिए था, नहीं मिला है। उसके कारण बहुत से हो सकते हैं। ईवीएम मशीन को भी एनालाइज करके देख सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि क्या कहीं ईवीएम में किसी तरह की हेराफेरी की है या नहीं की है। ये बात ज़रूर है कि ऐसा पहली बार हुआ है भारत के चुनावी इतिहास में कि बहुत सी जगहों पर ईवीएम मशीनें पकड़ी गई हैं जबकि उनको होना चाहिए था स्ट्रांग रूम में। और ऐसी बहुत सी खबरें आती रही हैं कि वो सड़कों पर घूम रही थीं। कई डीएम ने उसका स्पष्टीकरण दिया, कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने या अधिकारियों ने, प्रशासन ने यह स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का वायलेशन तो हुआ है, इसीलिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। अब रही बात चुनाव दबी जुबान से वे क्यों उठा रहे हैं, अब चूंकि ये उनको भी मालूम है कि इस समय हारी हुई पार्टी जो है, अगर इस समय वो ईवीएम को दोषारोपण करेगी तो लोग उसको मजाक उड़ाएंगे कि अब चुनाव हार गए, तो इस तरह की ये बातें, तो इस तरह के ईवीएम के दोष से अपने प्रभाव क्षेत्र का कहीं ना कहीं ये बचाव करना चाहते हैं, या पूरी तरह से जनता के बीच में अपने मुद्दे भुना नहीं पाए, ये जनता को कन्विंस नहीं कर पाए, ये इसलिए ये बचना चाहते हैं ईवीएम के ऊपर दोष मढ़ के, ये अपने आप से छुटकारा पाना चाहते हैं। ये तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि इलेक्शन से पहले ही अगर ईवीएम में कोई दिक्कत है तो सारी राजनीतिक पार्टी, जो भी विरोधी पार्टी हैं, वो सारी की सारी एक इकट्ठा होकर अगर ईवीएम की बात करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा असर पड़ेगा। आपको यह बारे में क्या कहना? मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, मैं एक टेक्निकल आदमी होने के नाते मैं इतना तो मैं समझता हूँ कि ईवीएम मशीन में, किसी भी, केवल ईवीएम ही नहीं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में, उसमें इतनी बेईमानी की गुंजाइश है, उसमें हेराफेरी की गुंजाइश उसमें है। अच्छा, गुंजाइश मतलब तो गुंजाइश है? गुंजाइश तो है उसमें। अब ये ऑपरेटर की नीयत पर, कंट्रोलर की नीयत पर डिपेंड करता है कि उन्होंने इसमें किया है या नहीं किया है, पर गुंजाइश उसमें है। और इसीलिए मैं इस बात को पुरजोर रूप से, व्यक्तिगत रूप से पुरजोर इस बात की हिमायत करता हूं कि हमें, जबकि हम अपनी सरकार को चुनने जा रहे हैं, तो उसमें कहीं भी इस तरह की एक फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए। इसलिए बेहतर यही होगा कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं, मैकेनिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए, किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी का इस्तेमाल उसमें नहीं होना चाहिए। आपको कहना ये है कि यह मशीन में जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वह में कछु ना कछु गड़बड़ है सके, और विरोधी पार्टी बहुत सवाल उठावे कि जी सत्ता पक्ष तो साम दाम दंड भेजते बिल्कुल इलेक्शन लड़ रहो। जब साम दाम दंड की बात आवेगी तो फिर तो और ज़्यादा संभावना बढ़ जाए
कि कचू न कचू मिस्टेक है सके। बिल्कुल, मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। जब से ये ईवीएम मशीन अस्तित्व में आई हैं, जिन देशों ने इन मशीनों की इजाद की थी, जिन्होंने आविष्कार किया था, उन्होंने आवाज़ उठने के बाद इस मशीनों को पूरी तरह से, जो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है जिन देशों में, उन्होंने अपने यहाँ पर इसका इस्तेमाल बंद कर दिया है। हमारे ही देश में उस समय की जिन सरकारों ने, जो सत्तारूढ़ सरकारें थीं, सत्ता में थीं जो सरकार, उन्होंने इन मशीनों को इंट्रोड्यूस करवाया था। पहली बार जब इस्तेमाल हुई थी मशीनें चुनाव में, तो तत्कालीन विपक्षी पार्टियां जो थीं, जिसमें कि अभी के बहुत बड़े नेता, एक अडवाणी जी उस समय के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने इनका विरोध किया था। आडवाणी जी तो अब भी हैं। हाँ, अडवाणी जी अभी हैं, अभी वो अलग बात है कि वो अब पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में है। हम मान सकते हैं कि बहुत ऊंचे ओहदे पर दरअसल मंडल में डाल दिया, बहुत ऊंचे ओहदे पर हैं, मतलब प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन कर रहे हैं वो, तो मतलब मार्गदर्शन बहुत बड़े ओहदे पर हैं, प्रधानमंत्री से भी ऊपर हैं, मार्गदर्शन मंडल में है। और उस एक और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े बुद्धिजीवी सांसद जीवीएल नरसिम्हन ने इसके ऊपर एक किताब लिखी है जी। और उस समय इन्होंने पुरजोर विरोध किया था इसका। उस किताब में इन्होंने बड़े बारीकियां बताई हैं उसके बारे में कि इस मशीन में इसका दुरुपयोग हो सकता है। और मैं भी टेक्निकल रूप से मैं भी इस बात से कन्विंस्ड हूँ कि इसमें गुंजाइश है। इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। इसमें कंट्रोल यूनिट होती है, जो कि उनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठता है, कर्मचारी चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी बैठता है जो। उसके बाद आपके वोटर के हाथ में होता है बैलेट यूनिट, जिसमें बटन दबाता है वो, और वीवीपैट मशीन, जिसमें कि पर्ची दिखती है जिसमें आपको। तो इनमें चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से, इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू आता है, ये हमें कभी भी जो चीज़ें हमारी नज़र के सामने नहीं हैं उसके बारे में हम कहीं नहीं जान सकते। हालांकि एक चुनाव आयोग ने बड़ी एक सिस्टम देने की बहुत सारे प्रोविज़न इसमें ऐसे किए हुए हैं जिससे इसका दुरुपयोग ना हो सके, पर इतनी जानकारी वहाँ मौजूद लोगों को नहीं हो पाती। जो अलग अलग पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट होते हैं, इतनी टेक्निकल जानकारी या इतनी लीगल जानकारी उनको नहीं होती। और हमारे देश में एक और संस्कृति, एक और सब चलता है, बहुत सारे पॉइंट्स उसमें बाईपास कर दिए जाते हैं, जिसकी फॉर्मेलिटी, खाना पूर्ति वहाँ के बैठे हुए चुनाव कर्मचारी कर लेते हैं उसको। इंजीनियर साहब, ये मशीन तो बहुत बड़ी चीज़ है। अभी देहातन में तो फ़ोन भी चलाने नाम है लोगन पे। मशीन की जानकारी तो जब होगी जब मतलब सादा फ़ोन चलाने, जो पहले आए करे नोकिया के फ़ोन छोटे से, वो चलाने नाम है लोगन पे। तो ईवीएम तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि। बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ। यहाँ तक कि हमारे बहुत से नेता जो मंत्री बने हुए हैं, उनको भी ये मालूम नहीं है। और मैं इस बार की चुनाव प्रक्रिया में बहुत नज़दीकी से मैंने देखा है, जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनको भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, उनके पोलिंग बूथ एजेंट हैं उनको कोई जानकारी नहीं है। इसलिए इसमें पूरी तरह से, और देश की अधिकांश जनता, अभी भी आप लिटरेट हो सकते हैं, पर ये तो बड़ी टेक्निकल बारीकियां, एक इंजीनियर को भी समझने में इसमें वो भी धोखा खा सकते हैं, जो कि अंदर का सर्किट है, कब किसने क्या उसमें मॉडिफाई कर दिया है, क्या चेंज कर दिए हैं, वो भी समझ नहीं सकते जब तक कि इसको खोल कर ना देखें। इंजीनियर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट, कतई जैसा हम करें ना देसी बेबाक, ऐसी बिल्कुल बेबाकी ते जवाब दियो कि यहाँ में गुंजाइश है। अगर कोई या तो छेड़खानी करेगो तो करी जा सके। अब करिए या ना करिए, यह बात की कोई गारंटी ना। इंजीनियर साहब भी ना कह सके, ना दे सके गारंटी, ना हम दे सके। अब ये तो वो ही जाने, आगे तो आप समझ ही रहे होगे। जी बिल्कुल, हम नहीं जानते कि की है कि नहीं की। ये तो अब सत्ताधारी पार्टी है, उसके कंट्रोल में है, ये तो वही बता सकते हैं। तो हम नहीं जानते इन चीज़ों को कि वो की है कि ये तो। और भी है, जब शुरू में जब हमने आपने बात रखी थी कि वो थोड़ा सा गलत है कि जिस तरीके से ईवीएम टम्पुओं में इधर उधर मिली, तो कहीं ना कहीं ईवीएम पे इतनी गवर्नमेंट की या चुनाव आयोग की निगरानी तो रहनी ही चाहिए कि कोई पता चले कि वो टम्पुओं में मिल रही हैं, किसी कार में मिल रही हैं, कहीं पड़ी मिल रही हैं, पैड मिल रहे हैं कहीं पड़े हुए। तो आखिर ये क्या है? चुनाव आयोग इस पे अपनी एक मजबूती के संग अपनी राय क्यों नहीं रखता? इसीलिए आशंकाएं बलवती होती हैं ये कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है चुनाव में। क्योंकि जब भी इस तरह की, मैं एक आम नागरिक होने के नाते मुझे ये जानने का अधिकार भी है और टिप्पणी करने का अधिकार भी है। तो कहीं ना कहीं ये वोटिंग मशीन बाहर ट्रक में या गाड़ियों में क्या कर रही थी यहाँ, तो कहीं ना कहीं आशंकाएं बलवती होती हैं। अब बात है कि जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये आखिर दबी जुबान से क्यों इसका विरोध करती हैं, खुल के क्यों नहीं आती? तो शायद कहीं ना कहीं उन्हें भी ये आशा है कि आगे जाके वो भी ऐसा ही दुरुपयोग कर सकती हैं। इस समय इसलिए विरोध नहीं कर रही है कि आप मजाक का विषय बन जाएंगे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि अब शायद अगला समय उनका आएगा तो फिर वो उसका फायदा उठाएंगे। परंतु मैं एक
एक सजग नागरिक होने के नाते मेरा मानना यह है कि हम देश की सर्वोच्च सत्ता को चुनते हैं जब, तो उसमें पूरी तरह ईमानदारी होनी चाहिए। हमें अपने प्रजातंत्र को बचाना है। सही मायने में लोकतंत्र का मतलब वही है, तभी है जब मैंने जिसको अपना वोट दिया है वो वोट रिफ्लेक्ट हो मेरे सच्चाई के रूप में, और किसी तरह की वोटिंग मशीन को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो उसमें किसी तरह का हेरफेर कर सके। इसलिए बैलेट बॉक्स से चुनाव का मैं पक्षधर हूँ। मैकेनिकल सिस्टम ही इस्तेमाल होना चाहिए उसमें। इंजीनियर साहब, ये तो हो गई ईवीएम की, आपने बता दिया और हमारे दर्शक भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब एक राजनीतिक सवाल पूछूं मैं आपसे, पूछ लूं? जी जरूर। आखिर ऐसी क्या बीजेपी के पास घुट्टी है, ऐसी क्या ऐसी जड़ी बूटी है कि सारे मुद्दे खत्म? भाई विपक्ष सवाल उठा रहा, विपक्ष ने सवाल उठाए कि जी बेरोजगारी है, विपक्ष ने सवाल उठाए महंगाई है, हैं, और जिन कितने मुद्दे उठाएं, लेकिन सारे मुद्दे सब धराशायी, सब खत्म। और बुलडोजर हैं, अब तो सिर्फ बड़े बड़े भोंपू चैनल जो हैं बहुत बड़े बड़े, उन पर भी बुलडोजर ही दिख रहा हो उनकी स्क्रीन पे भी। आप कैसे देखो यार? देखिए, इसमें भी मैं उस तरह से देखूंगा कि एक हम टेक्निकल एनालाइज करते हैं, मेरी सोच भी उसी तरह की है, मैं मान के चलता हूं कि मैं उसी तरह से एनालाइज करता हूं चीज़ों को। तो मुझे जो लगता है इस समय देश में जो पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है उसने दो तरीके से इस मुद्दों को बनाया है। एक है धार्मिक ध्रुवीकरण। अब धार्मिक ध्रुवीकरण की धार इस समय थोड़ी कुंद पड़ी है, थोड़ी मंद पड़ी है इस समय। अब शुरू किया है इन्होंने जातीय ध्रुवीकरण। क्षेत्र के हिसाब से जाके जो जातियाँ थोड़ी मजबूत होती हैं, पहली बात तो उन्होंने जातीय ध्रुवीकरण कैसे किया है, इन्होंने एक हमारे देश में एक सवर्ण वर्ग है जिसको क्या फॉरवर्ड क्लास कहते हैं और बैकवर्ड क्लास कहते हैं। फॉरवर्ड क्लास के लोगों को कहा है देखो हमने इनका आरक्षण खत्म कर दिया, हमने इनकी लगभग शिक्षा दीक्षा भी लगभग हम खत्म करते जा रहे हैं। उनको इस तरह से संतुष्ट किया है और उनको इस बात से तसल्ली है कि हमें कुछ मिला या नहीं मिला, पर इन्होंने उनका बहुत नुकसान कर दिया, इनको वहीं पहुंचा दिया जहाँ 100-200 साल पहले थे। इस तरह का गुट्टी उनको पिलाई है और वो इसी बात से खुश हैं। आम तौर पे आम जनमानस की भावना होती है ना कि हमने, मेरी एक आंख फूट गई लेकिन मेरी पड़ोसी की इसने दोनों आंखें फोड़ दी, तो मैं इस बात में मुझे तसल्ली है। मैं एक आंख से देख रहा हूँ लेकिन सामने वाले की दोनों, इसकी दोनों, इस बात की मुझे खुशी है। जैसा कहीं ना कहीं नोटबंदी में भी देखने को मिला। बिल्कुल, नोटबंदी में भी देखने को ये बात मिली कि कहीं ना कहीं उसमें भी यही चीज़ सामने आई कि अरे बड़े इनको नुकसान है रो, हमारो का है रो, हम पे हो ही का, इनको नुकसान है रो, तो उन्हें कोई फर्क ना पड़ो। वो मुद्दा ही ना बन पाया हो, कोई आज तक वो मुद्दा ही ना बन पाया हो। हालांकि कांग्रेस बराबर राहुल गांधी वह मुद्दे को उठाते रहे, लेकिन वो कोई मुद्दा वो देश में बन ही ना पाया कि नोटबंदी कोई मुद्दा हो। बिल्कुल, जबकि लाइन में लगे कितने लोग परेशान रहे, कितने लोग वहाँ में लाइन में जो है कहीं का हार्ट अटैक आ गो, कहीं का गछू आ गो, लेकिन वो मुद्दा ही ना बन पाया आज तक। जी बिल्कुल। और इसी तरीके से अब यहाँ तो हो गया, इस तरह से इन्होंने 15 से 20% वोट को कंसोलिडेटेड कर लिया अपने फेवर में, जिसको होंगे फॉरवर्ड क्लास बोलते हैं। अब बैकवर्ड क्लास के बीच में जब जाते हैं तो वहाँ पर फिर डिवीज़न कर देते हैं, अति पिछड़ी जातियाँ, पिछड़ी जातियाँ, अति पिछड़ी जातियाँ। अब उनमें ओबीसी तबका जो है उसमें भी कुछ डोमिनेंट कास्ट हैं, जाट हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं। अब वहाँ जाके फिर उनके नीचे से नीचे की जातियाँ उनको उठा दें। देखो बुलडोजर का इस्तेमाल हमने इन लोगों को दबाने के लिए कर दिया, उससे फिर वो निचले का आदमी खुश, मेरा घर तो पहले ही नहीं था, इसका घर और तोड़ दिया तुमने, इसने जो कमा लिया था वो और तोड़ दिया तुमने, फिर वो खुश उसमें। कुल मिला के इन्होंने देश के लिए किया कुछ नहीं है, लेकिन जो नहीं करने के, जो डिस्ट्रक्शन जो किया है उसको भी इन्होंने एनकैश किया है, लोगों की भावनाओं को भड़का के। एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई। किसान आंदोलन हुआ बहुत मजबूती के संग, 13 महीना तक किसान जो है बैठे रहे दिल्ली की सीमा पर, हार के प्रधानमंत्री को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। वहाँ के बाद में आम जनता में धारणा आई, जो धारणा बनी हुई कि भाई कहीं ना कहीं किसान नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं या को बीजेपी को विरोध करेंगे। अब उन्होंने करो भी, जैसो भी करो, हालांकि आप उनके अंदर क्या हो बाहर क्या हो, हालांकि जो चीज़ बिल्कुल स्पष्ट तो वो है ही ना कहीं दबी जुबान में अपने कहते ही रहे। और मीडिया लगातार यही चीज़ पर फोकस करते रहो कि जाट 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 जाट, क्या याते भी कोई फ़र्क पड़ो? बहुत बड़ा फ़र्क इस चीज़ से, मेरी नज़र में जो है बहुत बड़ा फ़र्क इस चीज़ से पड़ा है। इन्होंने पूरे भारतीय समाज को जातियों में विभाजित करके
उसको इस तरह का रूप दिया है जैसे जो डोमिनेटिंग कास्ट हैं, जो डोमिनेटिंग किसान थे, उनको फिर वही कहा उन्होंने, ये तो जाटों का आंदोलन है। पहले कहना शुरू किया ये सरदारों का आंदोलन है, सिखों का आंदोलन है, फिर कहा जाटों का आंदोलन है, और ये बड़े किसान हैं, छोटे किसानों के, हम जो कानून लेके आए हैं ये छोटे किसानों के फ़ायदे वाले कानून हैं, बड़े किसान नुकसान हो रहे हैं इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये छोटे किसानों को ये संदेशा देने में कामयाब रहे हैं ये। लेकिन वास्तव में यहाँ पर फिर मैं एक बात कहूँगा, इन्होंने कैसे समाज को और किसानों के तबकों को भी कैसे डिवाइड किया है। आपने एक बहुत बड़ी घटना हुई थी लखीमपुर खीरी में, किसानों को एक बहुत प्रभावशाली आदमी की गाड़ी से कुचल दिया गया था, पर वहाँ पर ये संदेश देने में कामयाब रहे। आप देखेंगे कि लखीमपुर खीरी में विपक्षी पार्टी एक भी सीट जीत नहीं पाई है उस ज़िले में। इन्होंने उस पूरे मूवमेंट को, उस घटना को सिख वर्सेस अदर्स करने में कामयाब हो गए हैं। इन्होंने वो आतंकवादियों का तमगा दे के, उनको आतंकवादी भावनाएं बना के, उनको किसान, बाकी जो किसान वहाँ थे और जो छोटे समाज के तबके, बाकी जो तबके थे, उनको पोलराइज कर दिया उन्होंने, उनका ध्रुवीकरण करके सारे वोट लेने में। इसीलिए इन्होंने जानबूझ के उस मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, मकसद यही था। इन्होंने वो ध्रुवीकरण फिर से करने में कामयाब हुए हैं कि इन्होंने सरदारों को, सिखों को फिर से एक अलग क्लास में दिखाना शुरू किया है और बाकियों को एक अलग क्लास में दिखाना शुरू किया है। इसी तरीके से जाट जो आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, उनको भी एक अलग क्लास के रूप में दिखाना शुरू किया, और बाकी जो किसानों थे उनको अलग क्लास के रूप में कहीं ना कहीं ये दिखाने में भी कामयाब रहे कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ जाटन का आंदोलन। हाँ, बहुत, और बिल्कुल ये दिखाने में कामयाब रहे हैं ये। हालांकि उसके बाद भी कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक यह आंदोलन काफ़ी मजबूत रहा है, और हमने देखा है कि किसान ने बहुत से मंत्रियों तक को, विधायकों को, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों तक को जनता ने घुसने नहीं दिया, किसानों ने अपने क्षेत्रों में घुसने नहीं दिया। तो आंदोलन की ये कामयाबी थी। पर जिस तरह से परिणाम आए हैं, फिर भी 3-4 जिलों में बहुत बहुत अच्छा प्रभाव रहा है, और पहले के मुकाबले। इंजीनियर साहब, एक सवाल और है कि इलेक्शन के दौरान और आंदोलन के दौरान भी बहुत सारे पत्रकारों ने, जो किसान नेता राकेश टिकैत, उन तो बहुत सवाल करे, उनसे की भी करो कि भाई कौन सी सरकार में सबसे ज़्यादा गन्ना को रेट मिल पाया। तो बहुत बार बात हुई, अखिलेश की जो सरकार रही वहाँ में भी जो काम अच्छे हुए किसानों के नहीं हैं, उनको भी जिक्र बढ़िया तरीक़ा से हुआ, और जो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं मायावती, उनके दौरान में भी गन्ना को रेट बहुत बढ़िया तरीक़ा से बढ़ो और अच्छो रेट मिलो किसानों को, और ये बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से कई बार कही। लेकिन जहाँ बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो आप देखोगे कि बिल्कुल सुपड़ा साहब, भाई कांग्रेस और वो ऐसे लग रही है जैसे दोनों में कंपटीशन है कि मेरी कमाएंगी या मेरी कमाएंगी। आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन पाई? अपनी जो कोर वोटर है, बसपा को जो कोर वोटर है, वो भी नहीं रुक पाया, वहाँ में भी टूट हैगी, या कि क्या वजह मानूँ आप? जी, इस बात में मैं भी उन किसानों के उनके स्टेटमेंट सुने थे, टिकैत साहब के भी स्टेटमेंट सुने थे, और लगभग एक छत्र रूप से, एक समान रूप से आम लोग भी उत्तर प्रदेश के स्वीकार करते हैं कि सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो किया था बहन जी मायावती जी ने किया था। मुख्यमंत्री सबसे अच्छी कानून व्यवस्था उन्होंने सबसे अच्छी उन्होंने दी थी। किसानों को भी सबसे ज़्यादा गन्ने का रेट मायावती जी ने दिया था, और दूसरे नंबर पर अखिलेश जी थे। उसके बावजूद भी इस तरह से उनका सफाया हो जाना बड़ा आश्चर्यजनक है। परंतु मैं इसमें आश्चर्य कुछ नहीं मानता। देश में, हमारे देश की जनता भावुक होती है, भावनाओं में बह के वोट देती है, और भावनाओं को भड़काकर वोट लेने में, उनको ध्रुवीकरण करने में वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी जो है बहुत विशेषज्ञ है। इसीलिए वो कामयाब हुई है। लगभग उन्होंने पूरा ध्रुवीकरण, जातीय ध्रुवीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण करने में कामयाब रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब तो ये आरोप लग रहे हैं, बहन जी पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपना वोट ट्रांसफ़र करवा दिया लगभग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कि कहीं किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी सरकार में ना आ जाए, इसके लिए उन्होंने अपना कोर वोटर को भी उधर ट्रांसफ़र करवा दिया, और ऐसा देखने में लग भी रहा है ऐसा। लेकिन एक सवाल और है, जब आपने ये ट्रांसफ़र की बात करी, हालांकि ये बात चल रही है, ये बात बहुत चल रही है, या कि संग अगर एक बात पे हम और गौर करें कि अगर वोट ट्रांसफ़र हुआ है, भाई बसपा का जो कोर वोट है वो ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो ट्रांसफ़र किधर हुआ है? वो बीजेपी में ट्रांसफ़र हुआ है या समाजवादी पार्टी में ट्रांसफ़र हुआ है? जी, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है इसमें कि जो इंटेलेक्चुअल वोटर था, इसमें पढ़ा लिखा वोटर है,
उस वोटर ने वोट दिया है समाजवादी पार्टी को। उसे अपने नफ़ा नुकसान का एहसास था, उसे मालूम था कि ये पार्टी जो खुलेआम कहती फिरती है, जो फॉरवर्ड क्लास की पार्टी मानी जाती है, तो उसको इन्होंने वोट नहीं दिया। लेकिन जो बहुत निचला तबका था, बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक नहीं है, या उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारा इस पार्टी से क्या नुकसान हो सकता है, जैसे रेजोल्यूशन है या एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें क्या नुकसान हो सकता है, उन लोगों ने वोट शिफ्ट हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ है। मतलब ज़्यादा, आपका कहने का मतलब है कि ज़्यादा जो ट्रांसफ़र हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी में हुआ। जी, मेरा ऐसा ही मानना है, क्योंकि आमतौर पर तब इंटेलेक्चुअल क्लास का संख्या थोड़ी कम होती है, और हमारा जो डाउन ट्रॉडन, जो निचला बाकी जो तबका है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, या अपने हितों की रक्षा ठीक से नहीं कर पाता है, या थोड़ा आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है, उसका वोट ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ है। आगे आने वाले समय में जो स्थिति कांग्रेस की है वो स्थिति लगभग बहुजन समाज पार्टी की है, तो आने वाले समय में आप किस नज़रिए से देखते हो? क्योंकि एक मुद्दा और है, अगर अभी बहुत जल्दी ये अपने वोटों को रोकने में कामयाब ये लोग ना हुए तो एक और नई शक्ति आ रही है, एक बहुत नई शक्ति आ रही है, आम आदमी पार्टी। आप देख रहे हो पंजाब में कैसे सुपड़ा साफ करो वाने, बड़े बड़े पुराने वृक्ष सब ढा दिए वाने, और एक बहुत मजबूती के साथ में आ रही है। और अगर ये स्थिति रही अपने आप को ना संभाल पाए तो फिर वाकई भी एंट्री हो जाएगी, और वो मेरे ख्याल से बीजेपी की नहीं है, अभी घातक है। जी, मेरा भी ये मानना है। हालांकि अगर इस समय जो उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं उसके वोटों का अगर हम एनालाइज करते हैं तो लगभग 5-6% का मुख्य विपक्षी दल में और सत्तारूढ़ पार्टी में 5 से 6% वोट का डिफरेंस रहा है। कोई बहुत ज़्यादा वोट डिफरेंस नहीं है। और वो क्लास आप देखिए, एक ध्रुवीकरण हुआ है, जातीय ध्रुवीकरण के रूप में हुआ है। इसका मतलब अब जो 5-6% वोट, ओबीसी वोट भी उनको मिला है, सत्तारूढ़ पार्टी को ओबीसी वोट मिला है। अगर ये पार्टी उस क्लास को ये संदेशा देने में कामयाब रहे कि तुम्हारा नुकसान हो रहा है वहाँ पर, या कि इस पार्टी ने जनता की आकांक्षा के अनुरूप काम नहीं किया, तो बहुत आसानी से ये जो 42% वोट मिला है ये घट के कम रह जाएगा। जो 20%, 15 से 20% फॉरवर्ड क्लास का वोट है वो तो अपनी जगह पर रुका हुआ है, परंतु जो बैकवर्ड क्लास का और दलित तबके का जो वोट जो इस समय मायावती जी से शिफ्ट होकर यहाँ पहुँचा है, ये वोट स्थायी नहीं रहेगा और ये शिफ्ट होकर यहाँ पहुँच जाएगा विपक्षी पार्टी के पास में। परंतु हाँ, ये बात भी एक सही है कि आम आदमी पार्टी का आकर्षण एक फिर से हमें नज़र आ रहा है। पंजाब में उन्होंने बहुत भारी बहुमत से सरकार बनाई है, दिल्ली में लगातार 3 बार सरकारें दी हैं। इसका मतलब उसका आकर्षण दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, और आने वाली संभावना मैं देख रहा हूं कि देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा शायद परिवर्तन आने वाला है। एक बहुत बड़ा आने वाले समय में एक बहुत बड़ा योगदान, एक बहुत बड़ी भूमिका शायद आम आदमी पार्टी की रहने वाली है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी कॉम्पिटिटर जो रहेगा, मुख्य प्रतिद्वंदी दल, ये हो जाएगा। अगर उसकी एंट्री खासतौर से उत्तर प्रदेश में होती है अगर, तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि अंततः दोनों का वोटर जो है, मतलब बीएसपी और सपा को चेतावनी है एक तरीके से कि अगर बहुत जल्दी ना संभाल पाए अपने आप को तो फिर एंट्री होने वाली है। देखिए, मैं तो एक आम नागरिक की हैसियत से देखता हूं, अगर देखिए सरकार कामयाब नहीं होगी तो विपक्षी पार्टी आएगी, ये कामयाब नहीं होंगे कोई तीसरा आएगा, तीसरा नहीं आएगा तो कोई चौथा आएगा। तो हम देख रहे हैं इस समय अगर विकल्प के रूप में एक आम आदमी पार्टी अगर नजर आ रही है तो उसकी एंट्री होगी, और होना भी चाहिए। फिर अगर सरकारें अपने कामयाब नहीं हो पाती हैं, जो वादे वो करती हैं उसमें कामयाब नहीं होती हैं, तो नई पार्टियों को आना चाहिए, आना पड़ेगा, और जनता स्वीकार करेगी उन्हें। तो इंजीनियर साहब ने बड़ी बेबाकी से जवाब दी, बिल्कुल। और आप ये मशीन को सकरो खेल आपकी समझ में आगे होगा, लेकिन हमारे बराबर में हमारे सहयोगी दानिश जी बैठे हैं, इनसे भी पूछ लें कछु 1-2 सवाल बड़े खास हैं। सबसे पहला सवाल है, देवबंद बहुत मशहूर जगह और मुस्लिमों के लिए धार्मिक जगह, आखिर क्या वजह है कि वहाँ से भी बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सीट निकली, क्या वजह है आखिर इसे? देखिए सर, अभी बहुत बेबाकी से इंजीनियर साहब उत्तम सिंह जी अपनी बात रख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो जातीय ध्रुवीकरण और फिर दूसरा धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ है। तो जिसको समझने में जो विपक्षी पार्टी थी वो पूरी तरह से नाकाम हुई, और ये साइलेंट वोटर जो था वो बीजेपी के लिए खामोशी से काम करता रहा, और जो ये विपक्षी दलों का वोटर था ये खुलेआम आता था और कहता था कि हम तो
साइकिल को वोट देंगे या पंजे को वोट देंगे या हाथी को वोट देंगे। लेकिन बीजेपी का वोटर बहुत साइलेंट रहा, उसने बहुत साइलेंटली जो है हर विधानसभा पे पूरी ताकत से जो है वोट किया। बुलडोजर ने छाप छोड़ दी। बात देखिए बुलडोजर की नहीं है, बुलडोजर देखिए, अरे एक बार बताओ, बात बुलडोजर की तो है ही। एक बार बताओ ना, प्रदेश की जनता ने बुलडोजर को ही तो समझा। देखिए आपने कहा बुलडोजर को समझा, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां उसका नैरेटिव बनाना चाह रही थी कि साहब बुलडोजर जो है वो हानिकारक है प्रदेश के लिए। उसी तरह से बीजेपी ने उसको बताया कि ये हानिकारक आम आदमी के लिए नहीं है, ये हानिकारक है भूमाफियाओं के लिए, क्रिमिनलों के लिए, और जो भी मतलब गलत मानसिकता रखने वाले लोग हैं उनके लिए। अखिलेश जी ने भी, हालांकि अखिलेश जी ये बात समझाने में नाकाम साबित हुए कि ये किसके लिए हानिकारक है और किसके लिए जो है लाभकारी है। वो बस उन्होंने एक ही रट लगा रखी पूरे चुनाव में, जहां भी जिस विधानसभा में वो गए कि बाबा बुलडोजर जो है वो आएंगे और दोबारा से बुलडोजर चलना। उन्होंने तो चिलम की भी बहुत बात करी। जी चिलम तो चिलम मतलब पब्लिक ने स्वीकार नहीं करी। चिलम नहीं, बात चिलम की नहीं करी, बात चुनाव की। चुनाव में जब कोई बात होती है तो तमाम तरीके की बातें और जुमले जो है चुनावी जुमले होते हैं, वो एक दूसरे के लिए कहते ही हैं लोग। लेकिन ये चुनावी जुमले कहीं ना कहीं असर तो बहुत बड़ा छोड़ देते हैं ना समाज में। देखिए जो बीजेपी का वोटर है उस पर असर छूटा हुआ था, जिसको समझने में अखिलेश यादव पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। मैंने पहले भी आपसे कहा कि जिस साइलेंटली तरीके से उनके वोटर ने वोट किया उसको समझने में विपक्षी दल पूरी तरह नाकाम हुए, और उसी का नतीजा उत्तर प्रदेश में 10 तारीख के परिणाम है। अच्छा, एक चलिए ठीक है, वो तो ठीक है। प्रियंका जी भी बहुत दमदार तरीके से लगी रही उत्तर प्रदेश के अंदर, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन वो भी खास कुछ नहीं कर पाई। कैसे देखते हैं? देखिए इसको लगना नहीं कह सकते कि चुनाव के 3 महीने पहले आप आए और आपने एक नारा दिया है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उसके लड़ने के लिए 5 साल होते हैं। अब आपको विपक्ष में है तो आपको 5 साल तक ज़मीन पर लड़ाई करनी होगी। हर छोटे से लेके बड़े मुद्दे को जो है वो आपको लखनऊ से लेके दिल्ली तक पहुंचाना होगा, और आम जनहित के लिए जो है वो काम करने होंगे, ताकि लोगों में विश्वास और यकीन पैदा हो कि हाँ भाई, अगर सत्ता दल आपका काम नहीं करेगा तो विपक्ष उसको पूरी ताकत से आपके साथ खड़ा है, और उन मुद्दों को जो है, उन मुद्दों का समाधान किया जाएगा जो आम जनमानस के मुद्दे। इस तरीके से तो क्या नाम है आपका, जो है अखिलेश जी भी नहीं लगे रहे। अखिलेश जी भी 4 महीने पहले ही आए बस। अखिलेश जी अभी बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, जातीय ध्रुवीकरण हुआ तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर जो है एक जाति कार्ड जो खेला जाता है उसका भी अखिलेश जी को बहुत फायदा हुआ। और जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन किया, भले से वो सत्ता में आने में नाकाम हुए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जातीय समीकरण का गठबंधन लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी के साथ, फिर बीच में जो है उन्होंने अपने चाचा से अलायंस किया, और फिर आगे चल के जो है सैनी साके कुशवाहा मौर्य को उन्होंने जोड़ा, फिर राजभर तक को जोड़ा, तो वो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण बैठाने में तो कामयाब हुए। लेकिन जिस उम्मीद के साथ उन्होंने जातीय समीकरण बैठाया था, जिसका फायदा कुछ हद तक उनको हुआ भी, 47 से वो 100 के आंकड़े से ऊपर पहुंच गए, तो लेकिन वो आने में नाकामयाब इसलिए हुए कि मतलब तसल्ली करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। जी, कैसे ना कैसे अपने दिल को तो संभालना पड़ेगा ही। जी 47 थे, अगर 122 पे आ गए तो कहीं ना कहीं टिकना पड़ेगा। चलो बहुत बढ़िया, लेकिन अब आने वाले इलेक्शन में 24 में पता पड़ेगी बुलडोजर कहाँ है, साइकिल कहाँ है, हाथ कहाँ है और हाथी कहाँ है। आने वाले समय में स्थिति ऐसी रहे या सब पे झाड़ू फिरे, ये बहुत बड़ी बात होगी। सबने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दोबारा मिलेंगे कई दूसरी वीडियो में। दर्शकन से कह दो एक बार तन्नक, देसी देख बिगर ब्रेक बगैर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।